हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे रेडिएशन फ्रॉम अ स्मॉल करंट एलिमेंट। हमने ये पढ़ा कि एंटीना जो कि एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट कर रहा है एज वेल एज रिसीव कर रहा है, वो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग, इनपुट सिग्नल अगर आपका टाइम वेरिएबल हो और अगर आपके करंट एलिमेंट की लेंथ इनपुट सिग्नल की लैम्डा की रेंज में आए तो वहाँ से रेडिएशन शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इस रेडिएशन को किस तरह से हम जनरेट करते हैं, किस तरीके से हम रिसीव करते हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें एक जनरल स्मॉल लेंथ के करंट एलिमेंट को कंसिडर करना होगा। हम ये कंसिडर करते हैं कि जो करंट एलिमेंट है उसका जो लेंथ है वो इनपुट सिग्नल के लैम्डा बाई 10 या लेस देन लैम्डा बाई 2 रेंज में है, एंड वी विल ट्रीट इट एज अ स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसे कि हमने स्मॉल शॉर्ट डाइपोल एंटीना की तरह से ट्रीट किया था। तो इसे हम पढ़ेंगे और ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके की एडिशन को हम एक जनरलाइज्ड एंटीना की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो किसी भी जनरलाइज्ड एंटीना को हम सम ऑफ स्मॉल शॉर्ट डाइपोल एंटीना की तरह ट्रीट करके उसका रेडिएशन पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो जनरल स्टडी के लिए हम स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसे कि हम शॉर्ट डाइपोल एंटीना जिसे हमने बोला, उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल जो लिखा गया उसका एक आपका टेक्निकल रिलेवेंस है कि हमने इसे डाइपोल एंटीना क्यों बोला है। जब भी आप किसी आइसोलेटेड करंट कंडक्टर जिसकी की लेंथ dl है उसमें अगर आप I करंट फ्लो करवाते हैं और ये I करंट अगर टाइम वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे कंसिडर करेंगे कि जब करंट इसमें फ्लो होगी तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की आप डेफिशिएंसी ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इन दो एंड पे, स्मॉल लेंथ के करंट एलिमेंट के दो एंड पे आप चार्ज अक्यूमुलेशन के फिनोमेना को जनरेट होते हुए देख सकते हैं। एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू चार्ज आप क्रिएट हुआ सोच सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोड टर्मिनेशन नहीं है। अब ये जो आपका चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, ये जितना चार्ज एक जगह एक्सेस में होगा उतनी ही आपकी दूसरी तरफ डेफिशिएंसी होगी। दे आर इक्वल इन एन अमाउंट एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड दे आर बिहेविंग एज अ डाइपोल। हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स पढ़े हैं उसमें डाइपोल आपने जो अरेंज किया है उस डाइपोल की वजह से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो ये जो डाइपोल बन गया है आई करंट फ्लो होने की वजह से ये एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और कुछ देर बाद जब आपकी टाइम वेरिंग करंट अपना अमाउंट और अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो टाइम वेरिंग करंट flowing in a very small length current element that is isolated in the environment can generate an electric field, and this electric field is also time varying and we can say it's also oscillating in nature. अब ये जो टाइम वेरिंग करंट की वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। आप ऐसे सोचें कि ये जो टाइम वेरिंग करंट है ये अपने चारों तरफ क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है, एंड दिस इज ऑल्सो इन टाइम वेरिंग नेचर। और ये जो आपका E और H जनरेट हुआ है दैट फाइनली क्रिएट्स द electromagnetic wave propagation in the environment, in the medium, and that transmits in the form of electromagnetic power, और ये डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी। इसकी रेंज में अगर आपने एक रिसीविंग एंटीना लगाया तो आप उसे सेंस भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन एंड डाइपोल फॉर्मेशन वी ट्रीट अ स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट एज अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना। ये हमने जो DL लेंथ है ये हमने इसलिए कंसिडर की है बहुत छोटी कि आप देखिए, आप जब करंट, आप अगर टाइम वेरिएबल करंट को कंसिडर करें तो इस तरह से आपकी टाइम वेरिएबल करंट होगी। अगर ये इसका वेवलेंथ है तो बहुत, अगर ये लेंथ आप बहुत कम कंसिडर करेंगे तो बहुत कम लेंथ में आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज योर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। To consider the current distribution in a uniform manner, you will take a very small section of current element that is DL, और हम ऐसे मान लेंगे कि इस DL लेंथ तक तो करंट जो है वो कांस्टेंट है, और
उसके बाद वो है, और वो केवल टाइम के साथ वेरी कर रही है, डिस्टेंस के साथ नहीं वेरी कर रही है। ओके, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि आपकी टाइम वेरिएबल करंट ने टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, उसने टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, फिर टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस E and H travels across the medium, and you can sense and detect this signal and find out what was the information feed that created E and H। ये I जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल है। आपने क्या इंफॉर्मेशन सिग्नल, क्या करंट सिग्नल फीड किया होगा जिसकी वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, और R डिस्टेंस पे आपने जो भी सेंस की पावर, उससे आप वापस I को, अपनी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका बेसिक डाइपोल एंटीना। व्हाई दिस इज डिफाइंड एज अ डाइपोल? बिकॉज इट स्टार्ट टू बिहेव एज अ डाइपोल। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें भी बहुत सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम दिस शॉर्ट करंट एलिमेंट इज वेरी सिमिलर टू डाइपोल। ओके, तो इसलिए भी हम इसे शॉर्ट डाइपोल एंटीना से आइडेंटिफाई करके अपने कंक्लूजन को आगे मूव ऑन करेंगे। तो अगर हम एक टाइम वेरिएबल करंट आई टी इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी फीड करें, ये है ऑसिलेटिंग और टाइम वेरिंग करंट। ओके, ओमेगा टी साइनसोइडल। हम जब भी किसी सिग्नल को, किसी भी अपनी डिवाइस को डिस्कस करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस सिग्नल है वो हम एक साइनसोइडल सिग्नल ले लेते हैं जिसमें कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों हैं। तो हम ये मान के चलेंगे अगर डीएल लेंथ का हमारा करंट एलिमेंट है तो इस डिस्टेंस तक हमारी जो करंट है वो कांस्टेंट है, और इस डिस्टेंस तक हम जनरल करंट जो एक्सप्रेशन लिखेंगे आई विल बी आई एम डी एल कॉस ओमेगा टी। डी एल लेंथ तक हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि टोटल करंट जो हमारी है वो इतनी ट्रांसमिट हो रही है, एंड वी विल ट्रीट इट एज अ यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग दिस लेंथ। दिस शुड बी वेरी स्मॉल टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द लेंथ। ओके, जो हमने पढ़ा है ना स्मॉल लेंथ का करंट एलिमेंट, उसी से हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो जस्टिफाई हो पाएगा। ओके, तो पहली कंडीशन के लिए हमारा डीएल कम होना चाहिए। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल जिससे कि आपका लेम्डा एसोसिएटेड है। ठीक, अगर ये करंट आप इस करंट एलिमेंट में फीड कर रहे हैं और ये करंट अगर z डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, दैट विल बी म्यू आई बाई 4 पाई 1 बाई आर ए जेड। ओके, यहाँ पे आई आप क्या लिखते हैं? आई को आप लिखते हैं आई एम डी एल कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे आई जो है वी आर ट्रीटिंग एज अ टाइम वेरिएबल सिग्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल लेंथ डी एल। तो आई को आप लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई एम डी एल कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आपने आई करंट फीड की है उसकी वजह से जो वेक्टर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ए इक्वल्स टू म्यू आई एम डी एल कॉस ओमेगा टी म्यू बाई 4 पाई एंड दिस बाय आर ए जेड। ओके, ये वेक्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इस करंट एलिमेंट में अगर करंट फ्लो होती है तो उसकी r डिस्टेंस पे अगर आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करना कैलकुलेट करना चाहें तो इस इन्फ्लुएंस को r डिस्टेंस पे प्रोपोगेट होने में कुछ टाइम लगेगा। ओके, r डिस्टेंस पे इस करंट की वजह से अगर आप r डिस्टेंस पे वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो t है दैट विल बी रिप्लेस बाय t डैश। इस I करंट की वजह से r डिस्टेंस पे जो आपका पोटेंशियल है दैट विल टेक सम टाइम डिले बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन टाइम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेक्स टू ट्रेवल द r डिस्टेंस। इस करंट एलिमेंट में जो भी आपने t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे जो करंट फ्लो की वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अगर आप r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस को यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। ओके, तो t की जगह हम ऐसे मान लेते हैं कि इस वक्त जब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपकी एक
बिफोर ट्रांसमिटेड करंट की इन्फ्लुएंस होगी, या ऐसे बोलें कि अगर t इक्वल्स टू 0 पे करंट ट्रांसमिट होती है तो t डैश डिले के बाद आपको यहाँ पे इसकी इन्फ्लुएंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या आप सेंस कर सकते हैं। तो t को हमने t डैश लिख दिया। a इज वेक्टर पोटेंशियल, ओके, बिकॉज दिस वेक्टर पोटेंशियल इज एग्जिस्टिंग आफ्टर ए टाइम डिले, इसे हम बोलते हैं रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। बात समझ में आई? ये कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्या मीनिंग है, रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, तो टाइम डिले के बाद r डिस्टेंस पे जनरेट हुआ वेक्टर पोटेंशियल जो कि Im dl cos ओमेगा t करंट की वजह से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें तो क्या होगा, ये t जो है ये t आपका रिप्लेस हो जाएगा t माइनस r बाई c अभी के लिए हम ऐसे मान रहे हैं कि हमारा मीडियम फ्री स्पेस है। r डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए c स्पीड से अगर t इक्वल्स t पे करंट फ्लो हुई तो t माइनस r बाई c पे वेक्टर पोटेंशियल जनरेट होगा। ओके, हम आगे जब अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो इस t डैश को जहाँ पे कि t माइनस r बाई c लिखा है उसे हम t1 से भी लिख सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग रेफरेंस है तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो z डायरेक्शन में रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल विल बी म्यू बाई 4 पाई Im dl cos ओमेगा, t की जगह आप रखेंगे t माइनस r बाई c। अगर कोई और मीडियम है तो r बाई v लिख सकते हैं। v होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उस मीडियम में वेलोसिटी। ओके, इतने टाइम के बाद आपको वेक्टर पोटेंशियल आप सेंस कर सकते हैं और इस वेक्टर पोटेंशियल को हम रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो हमने रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, जो मैग्नेटिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है वो बेसिक बन जाएगा इस करंट एलिमेंट की वजह से एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हमने ये समझा कि किस तरीके से एक स्मॉल लेंथ का करंट एलिमेंट जो है वो एक एंटीना बन सकता है। आई करंट एक वेक्टर पोटेंशियल जनरेट करेगी एक टाइम डिले के बाद। इस डिलेड वेक्टर पोटेंशियल को हम रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल बोलेंगे। ये वेक्टर पोटेंशियल को लेके हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर आप डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट लें जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रही हो और इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो पहले हम इस अपने करंट एलिमेंट और इन कोऑर्डिनेट्स को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम बना सकते हैं जिसमें कि ये आपका एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है उसे स्फेरिकल में ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे आपका इस सेंटर पे हमने अब ये माना है कि करंट एलिमेंट जो है वो हमारा ओरिजिन पे प्लेस्ड है और जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो अगर आप इस सेंटर से इस पी डिस्टेंस की डिस्टेंस पी पॉइंट की डिस्टेंस आर एंड आपका ये जो एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज़ थीटा और रेडियल डिस्टेंस आर है, तो हमने इसको कोऑर्डिनेट को मूव किया। पी पॉइंट को स्फेरिकल और कोऑर्डिनेट्स में अगर हम चेंज करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए अगर आप ये z डायरेक्शन में है, ये ए जेड वैक्टर, ये ए आर, ये ए थीटा और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन जो होगा एक्स वाई प्लेन में वो होगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना, ये डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा और ये इसका ए फाई डायरेक्शन में, दिस इज फाई एंगुलर डिस्टेंस, ये आपका थीटा और ये आपका आर। ओके, इसको जब हम ट्रांसफ़र करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए आर इज़ नथिंग बट ए जेड कॉस ऑफ थीटा, ए आर इज़ ए जेड कॉस ऑफ थीटा। ओके, उसके बाद अगर आप ए थीटा को कैलकुलेट करें तो ए थीटा इज़ ए जेड, ए जेड ए थीटा के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस 90, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, इसे आप लिख सकते हैं माइनस ए जेड साइन थीटा। ओके, हमारा जो वेक्टर पोटेंशियल हमने ए जेड की फॉर्म में निकाला है उसे हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है फॉर द
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हम थीटा, फाई और आर कोऑर्डिनेट्स में अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज उसी कोऑर्डिनेट में हमारे जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये आपका ए थीटा आ गया, एंड ए फाई और ए जेड के बीच में एंगल है 90 डिग्री, सो ए फाई विल बी ए जेड कॉस ऑफ 90, दैट इज 0। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया है आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जो ए जेड दिया हुआ है उसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे d बाई डी फाइव भी है जो वो भी 0 होगा। ओके, तो ये कंक्लूजन्स को आप साइड में लिख के, और ये आपके जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे आपके करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के, उनका ये हो गया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन। ये आपके समरी पॉइंट्स। इससे हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं एच फील्ड और ई फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा। तो पहला हमारा ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, तो उससे हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सवेल की टाइम वेरिंग जो इक्वेशंस हैं फील्ड के लिए उनको रिवाइज करें। डेल क्रॉस ए, कर्ल ऑफ ए विल बी बी। ओके, तो बी इज म्यू एच। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन आप ये लेके चलेंगे। आपको अपने ये जो आपका वेक्टर पोटेंशियल है उसका कर्ल कैलकुलेट करना होगा, तब आप एच फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, टाइम वेरिएबल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका एनवायरमेंट में टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसको आप इस इक्वेशन से कर्ल ऑफ एच विल बी डेल डी बाई डी टी। यहाँ पे हम फ्री स्पेस ले रहे हैं, तो फ्री स्पेस में आप जो आपकी कंडक्शन करंट डेंसिटी थी उसे 0 कंसिडर करके डेल डी बाय डी टी, ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच, दैट विल बी एप्सिलॉन डेल ई बाय डी टी। तो पहले आप वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल कैलकुलेट करके एच कैलकुलेट कर लेंगे। जो आप एच कैलकुलेट करेंगे उसका फिर कर्ल कैलकुलेट करके आप ई को कैलकुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे हैं और ये डेरिवेशन आपको क्लास में करवाया गया है तो यू हैव टू सॉल्व दिस मैनुअली। मैं यहाँ पे आपको इसके जो स्टेप्स हैं वो मेंशन करके कंक्लूजन लिख दूंगी। आप इनको अपने सारे कैलकुलेशन के बाद अपने जो आंसर्स हैं उनसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन इक्वेशंस को लेके हम अपने वेक्टर पोटेंशियल को रेफरेंस मानते हुए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ए जेड विल बी म्यू बाई 4i आई एम डी एल कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाई सी बाई आर ए जेड, ये हमारा स्टैंडर्ड वेक्टर पोटेंशियल रहेगा। इसको आप यहाँ रख के कर्ल ऑफ ए विल बी म्यू एच, और यहाँ पे आप कर्ल ऑफ ए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो हम अपने डिफरेंट वेक्टर एनालिसिस के जो हमारी फर्स्ट यूनिट रही थी ईएमएफटी में वेक्टर एनालिसिस, उसमें हम ये सारी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से स्फेरिकल के लिए कर्ल कैलकुलेट होता है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट होता है आपके सिलेंड्रिकल के लिए। तो वहाँ पे आप रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे कर्ल का फॉर्मूला आप लिखेंगे ए आर बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ए थीटा अपॉन आर साइन थीटा, ए फाई बाई आर डी बाई डी आर, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी फाई, ए आर ए थीटा, आर साइन थीटा ए फाई। ओके, इन सब में आप वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि आपका एक तो ए फाई 0, एक डी बाई डी फाई 0 है। आप अगर ए फाई और इन दोनों को 0 से रिप्लेस करके यहाँ पे आप इन दोनों को 0 से रिप्लेस करेंगे तो केवल आपका एच थीटा आएगा, एच फाई आएगा ओनली। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बाकी सारे आपके जो टर्म्स हैं वो 0 जाएंगे, एंड यू विल फाइनली कैलकुलेट म्यू एच विल बी म्यू आई एम डी एल बाई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे टी माइनस आर बाई सी को यहाँ पे हम T1 से रिप्लेस कर देते हैं फॉर द ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैनुअल मिस्टेक बार बार ना हो। तो इसको अगर T1 लिख देते हैं तो ये टर्म्स आ जाएंगी कॉस ओमेगा T1 बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा बाई सी साइन ओमेगा T1 बाई आर ए फाई। अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हुआ है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को देख के हम पता लगा सकते हैं ओनली फाई कोऑर्डिनेट के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। यू आर हैविंग ओनली एच फाई कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है उससे आप ये पता लगाएंगे कि केवल ए फाई इसमें आपका कंपोनेंट है। इट मीन्स अगर आप इसे जनरल मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स यू आर हैविंग ओनली एच फाई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में। एच आर और एच थीटा
दोनों ही 0 है। दिस शुड बी ए थीटा, ओके, ए थीटा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर हम रीराइट करें तो एच फाई विल बी आई एम डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट में आएगा कॉस ओमेगा T1 बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा बाई सी साइन ओमेगा T1 बाई आर एंड एच आर इक्वल्स टू 0, एच थीटा इक्वल्स टू 0। ये हुई है आपकी तीनों कोऑर्डिनेट में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, या आप ऐसा कह सकते हैं कि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आई करंट एलिमेंट जिसकी की लेंथ dl है उससे r डिस्टेंस पे कितनी अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, वो एक्सप्रेशन ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखें कि ये जो टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में r स्क्वायर आ रहा है, इसे हम इंडक्शन फील्ड बोलते हैं। इफ r इज वेरी लार्ज तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी और आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। वेर इज व्हेन r इज़ वेरी स्मॉल, तब आपकी ये जो एक्सप्रेशन है ये अपना एक अमाउंट जो है वो अपने साथ होल्ड करेगा और ये भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। तो एंटीना के पास में आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है और इस फैक्टर को हम इंडक्शन फील्ड बोलते हैं दैट एग्जिस्ट वेरी नियर टू द करंट एलिमेंट। एंड व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, जब आप इस एलिमेंट से बहुत दूर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो ये वाली जो टर्म है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ओनली दिस टर्म्स एग्जिस्ट इस तरह से, और इस फील्ड को हम रेडिएशन फील्ड बोलते हैं। और यही जो रेडिएशन फील्ड है वो अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट रेडिएशन पैटर्न को कैलकुलेट करने में काम में आएगा। इंडक्शन फील्ड क्या है, रेडिएशन फील्ड क्या है, ये बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। ये किस तरीके से वेरी करते हैं डिस्टेंस के साथ। इंडक्शन फील्ड 1/r स्क्वायर के साथ वेरी करता है, रेडिएशन फील्ड बाई 1/r के साथ वेरी करता है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन डिटेल में आपको लिखना चाहिए और अपने आप से आप एक बार एटलीस्ट एक बार आप इसे डिराइव भी करें। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिसमें एच आर और एच थीटा 0 है, उसको आप सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल की में रख के और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एप्सिलॉन डी बाई डी टी इज कर्ल ऑफ एच, ओके। ये एक्सप्रेशन रखने के बाद जो आपको फाइनल कैलकुलेशन मिलेगी उसमें ई आर विल बी 2im dl cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन cos ओमेगा T1 बाई आर स्क्वायर सी प्लस साइन ओमेगा T1 बाई आर क्यूब ओमेगा। इसी तरीके से ई थीटा आप कैलकुलेट करेंगे जो होगा im dl साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन माइनस ओमेगा बाय सी स्क्वायर आर साइन ओमेगा T1 प्लस कॉस ओमेगा T1 बाय सी आर स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा T1 बाय ओमेगा आर क्यूब। ई फाई जो है वो आपका 0 आएगा। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ई फील्ड के लिए आपकी जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, ठीक है। और ये आपका एच फील्ड था, ठीक है। ये है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ देखिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये बहुत सिमिलर है जैसा कि आपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट किया था उसमें डिनोमिनेटर में आप आर क्यूब टर्म कैलकुलेट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द करंट एलिमेंट इज वेरी सिमिलर because of a electric field because of a dipole. That's why we define it as a dipole antenna, short dipole antenna, जो कि हमने इनिशियल डिस्कशन में बोला था। तो नियर फील्ड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आर क्यूब और आर स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं ये एग्जिस्ट करेंगी, इनका कुछ इन्फ्लुएंस होगा। बट व्हेन आर इज वेरी वेरी लार्जर देन द लेंथ ऑफ एलिमेंट, आप बहुत हाई डिस्टेंस पे जब कैलकुलेट करेंगे तो केवल आपकी ये टर्म रह जाएगी, केवल ये टर्म रह जाएगी, केवल ई थीटा रह जाएगा। ये भी आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ई आर में आर स्क्वायर और आर क्यूब है तो ये भी आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें भी ये टर्म इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहाँ पे जो टर्म बचेगी आपकी ये टर्म बचेगी। तो ई थीटा का ये एक्सप्रेशन और एच फाई का ये एक्सप्रेशन जो है ये आप आगे लेके चलेंगे टू स्टडी एंड एनालिसिस द रेडिएशन फील्ड ऑफ अ स्मॉल करंट एलिमेंट। फिर आप कितनी पावर प्रोपोगेट हो रही है, कैसे उसे रिसीव कर सकते हैं, ये सारे एनालिसिस आप
पढ़ेंगे। यहाँ एक बात और आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो स्मॉल करंट एलिमेंट है जिसे हम एंटीना की तरह काम में ले रहे हैं, उसमें करंट आप फीड करते हैं और उस करंट को फीड करने के थोड़े टाइम बाद, टाइम डिले के बाद या उसमें फेज लैग के साथ वोल्टेज जनरेट होता है। इसलिए ये जो करंट एलिमेंट है ये कैपेसिटिव इन नेचर है। ओके, बेसिकली इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सो यू कैन राइट देम ऑल्सो। तो ये हुआ है कि किस तरीके से एक स्मॉल करंट एलिमेंट एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रेडिएशन को जनरेट करेगा, जिसे कि हम आगे सेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एच फाई और ई थीटा आगे चलेगा और हम इसके रेडिएशन फील्ड को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हुए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे इनको आगे कैलकुलेट करेंगे और रेडिएशन पैटर्न, ट्रांसमिटेड पावर, इन सबको पढ़ेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि रेडिएशन जब शुरू हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस अमाउंट के साथ जनरेट हुए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।